नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त महक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे मंच में जिसका नाम है बातें, अ स्टेज फॉर चैंपियंस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमारा 5वां एपिसोड है। तो जो प्यार और दुलार आपने हमारे शो को दिया, मैं चाहूंगा भविष्य में भी आप ये प्यार और दुलार हम पर बरसाते रहें। इसी कड़ी में आज हम मिलने वाले हैं साहित्यिक जगत की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लेखनी का परचम न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में फहराया है। इनका नाम है श्रीमती ऋतु शर्मा जी। तो आइए इनसे करते हैं बातें और इनके बारे में जानते हैं और इनके जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस साहित्य जगत से कैसे लगाव बढ़ा और कैसे आपने अपने आप को साहित्यिक जगत से जोड़ा। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, शुक्रिया। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने ऐसे समय में बातें की सोची। ये बातें दूर तक जाएंगी और जब ये समय बीत जाएगा उसके बाद ये बातें बहुत याद आएंगी। जैसा कि आपका सवाल है कि मैंने बतौर लेखक अपनी जिंदगी को कैसे शुरू किया, तो लेखक तो मेरे मन में बचपन से ही था। पढ़ने और लिखने की शौकीन हूँ, कहानियां कविताएं लिखती आई हूँ, लिखती रही हूँ। लेकिन दुनिया के सामने एज ए पब्लिश्ड राइटर 2017 में मैं वजूद के रंग के साथ, जो कि मेरी पहली कृति है, आपके सामने थी। और जहां तक सवाल है मेरे प्रिय लेखक, तो मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम को मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। यादविंद्र शर्मा चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, खुशवंत सिंह, शेक्सपियर मैंने लगभग पूरा ही पढ़ा है। लिटरेचर की स्टूडेंट भी रही हूँ और शेक्सपियर के प्लेस, क्योंकि शेक्सपियर ने प्लेस बहुत लिखे हैं, शेक्सपियर को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और मैंने पढ़ा भी है उन्हें पूरा। साथ ही कई पुस्तकें पढ़ी हैं। अप्रिय पुस्तक जो है, सारी पुस्तकें जो पढ़ी हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। उनमें से कुछ पुस्तकें हैं जैसे यादविंद्र शर्मा चंद्र की है हजार घोड़ों पर सवार, आकृतियां, मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह गोदान, अमृता प्रीतम की 5 बरस लंबी सड़क है, मैं तेनू फेर मिलांगी है। उसके साथ ही इन द टाइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, विजयदान देखा की बाता रे फुलवाड़ी है, राजस्थानी सतोलिया, थम पंछिड़ा, फिर मैं फिर से फिर कर आता, मधु जी की सूरजमुखी, साहित्य की CRPC, कमलेश्वर की कहानियां, साथ में ही एल्केमिस्ट, पाओलो की एल्केमिस्ट है वो किताब है, और उसके साथ ही APJ अब्दुल कलाम की जो गाइडिंग सोल्स है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई, ये किताबें मैंने पढ़ी है। और सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सारी किताबें बहुत बहुत ही अच्छी हैं। ऋतु जी, इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र किताबें होती हैं और आजकल देखने में आया है कि युवा पीढ़ी किताबें छोड़कर मोबाइल और इंटरनेट के पीछे भाग रही है। इस बारे में आपका क्या विचार है? कृपया विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझाइए। खुद कहा आपने, किताबें सच्चा मित्र होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। किताबें निस्वार्थ हमसे जुड़ती हैं, जैसे कि हम उनसे जुड़ जाते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। किताबें एक ऐसे मित्र की भांति हमारा मार्गदर्शन करती हैं जो हमें जीवन की सही राह पर ले जाते हैं। किताबों ज्ञान का भंडार है। अगर हम किताबें पढ़ते हैं और अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो वे हमें जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, साथ ही किताबें हमें जिंदगी के ऐसे पहलुओं से रूबरू कराती हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली कहूँ तो हम चाहे किसी भी मूड में हों, किताबें हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम उदास हैं, खुश हैं, किताबें हमेशा हमारा साथ देती हैं। आप देखिए, अगर आप उदास हैं और आप एक अच्छी किताब उठाकर पढ़ लेते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है, सुकून मिलता है और उसके साथ साथ ही आपका मन प्रफुल्लित होता है, आप प्रेरित हो जाते हैं और आपकी उदासी भाग जाती है। तो किताबें एक सच्चा साथी है जो निस्वार्थ भाव से
हमारा साथ निभाती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसा कि आपने कहा कि आज की युवा पीढ़ी किताबों से दूर होती जा रही है और सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बात बिल्कुल सही है और चिंता का विषय भी है ये, क्योंकि किताबों से दूर जाना एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। किताबें, जैसा कि हमारा भारत का जो साहित्य है वो तो खजाना है एक तरह का, और अगर हम उससे होते हुए भी अगर उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम राह भटक जाएं। लेकिन सोशल मीडिया को जब आप इससे जोड़ते हैं, अगर नेटवर्क को आप इससे जोड़ेंगे, तो मैं कहूँगी कि टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जो ये टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, आप सोचिए अगर आज ये नहीं होती और हमारी युवा पीढ़ी और हम जैसे लोग भी अगर इससे नहीं जुड़े हुए होते, तो आज जब लॉकडाउन है तो क्या आप और हम ये बातें कर पाते? तो डिजिटल होना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग हमें मालूम होना चाहिए। बच्चे, आज की युवा पीढ़ी ई बुक्स पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे बुक्स अवेलेबल होती हैं। जरूरत है एक सही दिशा की। अगर उनको मालूम है कि इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया की तरफ बढ़ना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक किताब को अपने हाथ में लेकर पढ़ना, उसका आनंद अलग है। आपकी जीवन गाथा हमारे आने वाले लेखन जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब एक लेखक लेखनी करता है तो उनका कोई प्रेरणा स्रोत होता है। रितु जी, आपका प्रेरणा स्रोत कौन थे? कौन से लेखक आपकी लेखनी को चलाने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए सक्षम रहे? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए, और ये भी बताइए कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको लेखक जगत से जोड़ने के लिए सक्षम रही। कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत ही गहरा सवाल आपने पूछा है कि प्रेरणा शक्ति कैसे मिलती है जब आप कुछ लिखते हैं। एक लेखक अपने मन के भावों को, अपनी संवेदनाओं को अपने अनुभवों के साथ पिरोकर लिखता है, और यही उसकी प्रेरणा शक्ति होती है। जहां तक इन्फ्लुएंस का सवाल है, तो इन्फ्लुएंस में कभी भी एक लेखक नहीं लिख पाता। वो स्वतंत्र होता है अपने मन के विचारों के साथ। ये उसके मन की आवाज होती है जिसे वो शब्दों में पिरोकर सामने प्रस्तुत करता है। जब भी मुझे कुछ लिखना होता है तो वो प्रक्रिया निरंतर रूप से मुझ में कहीं ना कहीं चलती रहती है। जब मैं चाहे घर का काम कर रही हूँ, चाहे स्कूल में हूँ या किसी भी कार्य में हूँ, मान लो कोई कहानी मुझे बुननी है, जैसा कि आपने कहा कि मुझे कोई ट्रांस दे दिया जाए कि मुझे इस पर लिखना है, तो मैं अपने अनुभवों को एकत्रित करती हूँ सबसे पहले कि मैंने कहीं इस घटना को या कहीं इस बात को कहीं सुना, कहीं महसूस किया, उनसे एकत्रित करके फिर उनका ताना बाना निरंतर अपनी दैनिक प्रक्रियाओं के चलते हुए बुनती रहती हूँ, और इस तरह से मेरी एक रचना सामने आती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब आप एक पब्लिश्ड राइटर की तरह एक लेखक के रूप में दुनिया के सामने होते हो, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी जाए दुनिया के सामने वो इस तरह का हो कि प्रेरणादायी हो, और कम से कम ऐसा लिखा हुआ हो जो उचित मार्गदर्शन दे। इसमें हमारे जो राइटर्स होते हैं, दूसरे अन्य लेखक मित्र जो होते हैं, उनकी कृतियां हमारा बहुत सहयोग करती है। उनसे की गई बातचीत, उनसे मिलना, और साथ ही जब साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन वर्कशॉप्स लगाती हैं, वहां जब जाते हैं, जैसा कि मैं भी गई थी दिल्ली नेशनल साहित्य अकेडमी में, तो ट्रांसलेशन वर्कशॉप है, उसके साथ ही लेखकों के लिए अन्य वर्कशॉप्स लगती हैं। इनमें जाने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यहीं से एक प्रेरणा मिलती है कि आप कैसा लिखें, आज के समय की मांग क्या है, आज क्या चल रहा है। तो यहीं से प्रेरित होकर जब आप लिखने बैठते हैं, तो मैं फिर उसी बात पर आऊंगी कि आप वही लिखते हैं जो आपके भाव होते हैं, जो आपकी संवेदनाएं होती हैं। तो यही मेरा इन्फ्लुएंस फैक्टर है। मेरे साथी मित्र, मेरे आसपास के लोग, मेरा परिवार, और साथ ही मेरी संवेदनाएं, मेरा अनुभव। सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रितु जी, मेरा अगला प्रश्न, मैंने देखा है कुछ युवा पीढ़ी के लोग और कहें बच्चे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते
कि किस उम्र में उन्हें कौन सी किताबें और किस विषय वस्तु के बारे में पढ़ना चाहिए। कृपया हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए कि जीवन के किस काल में हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। आपका सवाल है कि कैसी किताबें पढ़ें और किस तरह की किताबें पढ़ें। तो मैं इस बारे में विचार ये रखती हूँ कि ये टोटली आपके रुचि पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि बात आप कर रहे हैं युवा पीढ़ी की कि युवा पीढ़ी अपने किक के लिए किस तरह की किताब पढ़े, तो जहां तक किक की बात है तो ऐसी किताबें पढ़े जो प्रेरणा देती हो, जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन देती हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत से राइटर्स हमारे हैं, बहुत से लेखक हैं। आजकल तो मोबाइल पर भी नंबर उपलब्ध होते हैं, आप उनसे सीधा संपर्क करके उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किताब का चयन अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो अपनी रुचि के अनुसार पढ़िए। साहित्य तो भरा पड़ा है हिंदुस्तान में। शुरू कीजिए रामायण से, गीता से। गीता जो कि सबसे पहली किताब है, हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। प्रेरणा स्रोत है गीता हिंदुस्तान का। उसको पढ़िए, आप देखिए आपको मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग किताबें पढ़िए, आपको किसमें रुचि लगती है उसके अनुसार आप अपनी किताब का चयन कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसी कड़ी में मेरा अंतिम सवाल रितु जी आपसे, एक व्यक्ति एक किताब को कैसे चुने। मेरा कहने का मतलब है अगर एक बच्चा किसी किताब को चुने तो क्या वह सिलेबस और कंटेंट को लेकर किताब चुने। अगर एक युवा अगर किताब चुने तो क्या वह अपने कोर्स से रिलेटेड किताब चुने। और क्या अगर वृद्धावस्था में कोई किताब पढ़ना चाहे तो उन्हें रामायण और महाभारत पढ़नी चाहिए। कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। आपने जो सवाल किया है तो मैं इसका जवाब रिवर्स दूंगी, क्योंकि आपका सवाल है कि क्या वृद्ध जनों को रामायण और गीता पढ़नी चाहिए। सिर्फ उन्हें ही पढ़नी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सवाल का जवाब यह है कि मैंने अपने पढ़ने की शुरुआत रामचरितमानस और गीता से ही की थी। ये सिर्फ वृद्ध जनों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी ने रामचरितमानस, महाभारत और गीता को पढ़ लिया तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं, संपूर्ण पढ़ लिया। क्योंकि जो कुछ सृष्टि में है वो सब कुछ इनमें है, और जो कुछ इनमें है वो सब कुछ सृष्टि में है। बाकी साहित्य तो जीवन की कहानियां हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं। आपने कहा कि आप बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स का पढ़ना चाहिए, सिर्फ सिलेबस का पढ़ना चाहिए, युवा पीढ़ी क्या सिर्फ अपने फील्ड का पढ़े, तो मना नहीं करूंगी, बिल्कुल पढ़ना चाहिए उन्हें। तो एकेडमिक्स को, अपने सिलेबस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में स्टैंड होने के लिए, एक फील्ड के लिए ये बहुत सपोर्टिव होते हैं। और इकोनॉमिकली भी आपको एकेडमिक्स और आपकी फील्ड में जब महारत हासिल होती है तो वो इनको पढ़ने की वजह से ही होती है। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता है एक अच्छे चरित्र के निर्माण की, एक अच्छे व्यक्तित्व की, और वो होता है साहित्य को पढ़ने से। एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है अच्छा साहित्य पढ़ने से। और हिंदुस्तान में ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत में तो साहित्य का खजाना है। अच्छी पुस्तकें पढ़े। मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आज की युवा पीढ़ी के लिए कि क्या पढ़ें। तो पढ़ना तो देखो वही सवाल है आपका कि आपकी रुचि पर निर्भर करता है। अब इस रुचि को जागृत करें सबसे पहले तो, कि आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, इसके लिए आप लेखकों से संपर्क करें। बहुत अच्छे राइटर्स हैं इंडिया में, आप उनसे संपर्क करें, वो आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। फिर आप तरह तरह की किताबें पढ़ें, और जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको अपने आप अपनी रुचि का पता चलता जाएगा। और सबसे पहले ये कहूंगी कि पॉजिटिव बुक्स, जो प्रेरणादायी किताबें होती है, उनको जरूर पढ़ें आप। जीवन में वो बहुत अच्छा साथी होती हैं। और पुस्तक के लिए जैसा कि कहा गया है कि एक पुस्तक वह नहीं होती जो आपके लिए सोचे, पुस्तक वह होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल है कब पढ़ना है। पढ़ने के लिए समय निकालना है।
तो सबसे पहले तो पढ़ने के लिए समय निकालिए। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसका जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो बातें कार्यक्रम जिसके जरिए से ये बातें आप तक पहुंची हैं, इसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर शुरू हो जाइए आज ही से, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लॉकडाउन का समय चल रहा है। अपने रूटीन के साथ साथ एक स्केड्यूल में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ डालिए कम से कम 5 अच्छी किताबों को। ज्यादा ये नहीं है, पढ़ सकते हैं आप इनमें। आपको अपनी रुचि का भी पता चल जाएगा और निश्चित रूप से आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपको खुद के सवालों के जवाब मिल जाएंगे और विचारों में समृद्धि होगी, वो अलग है। समय बहुत विकट है। जन जागृति की बातें ने शुरू की है। तो मेरी एक कविता है, निजता का आंगन मेरी कृति है, उसकी एक कविता है सुबह। उसकी कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए पेश करती हूँ। पंछियों का कलरव दूध वाले की टेर, पंछियों का कलरव दूध वाले की टेर, अखबार का आना और बच्चों का स्कूल जाना। सुबह इतनी भर नहीं होती, सुबह इतनी भर नहीं होती, सुबह जागने से होती है। जागना नहीं चाहते लोग, सदियों तक सोए रहते हैं। दूध, अखबार, स्कूल, यह सब तो बहाने हैं सुबह होने के, यह सब तो बहाने हैं सुबह होने के। तो सुबह होने के बहाने से बाहर आइए और एक नई भोर के उजाले के साथ अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। इस लॉकडाउन के समय में आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आपके समृद्ध जीवन की मंगल कामनाएं कि आप सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू बातें, थैंक यू ऑल, नमस्कार।